Hello everyone, I am Piyush Goyal and I welcome you to Voxel. So this video is going to be in Hindi, and if you want to watch the English version of this video, you can watch it in our video section. Okay, so this video is on academic book 20th test 2 passage 1. So if you want to watch the English version of it, you can watch it in our video section. And right now I'm going to start this video in Hindi. तो ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक बुक 20th के सेकंड टेस्ट के फर्स्ट पैसेज को। हमने टेस्ट 1 के तीनों पैसेजेस पहले ही डिस्कस कर लिए हैं और उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देखिएगा, बट पहले इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पैसेज 1। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में, तो आपको पता होगा कि हम वीडियो को कैसे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वीडियो का रीडिंग का टाइटल। तो हमारे रीडिंग का टाइटल ऑफ द पैसेज है मैंटीज। तो अगर आपको इस वर्ड के बारे में नहीं पता तो ये एक तरह का जानवर है, प्राणी है जो पानी में रहता है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइल्स में आपकी जीके, आपकी नॉलेज चेक नहीं होती। जो भी होगा, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस सभी के आंसर्स हमें पैराग्राफ में गिवन होंगे, तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको कॉमन बेसिक वर्ड्स तो अच्छी तरीके से आने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 1 to 13, हमें 1 से लेके 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पैसेज का टाइटल तो पढ़ लिया, अब हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे हमें कौन से टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पहले 6 क्वेश्चंस हैं ब्लैंक्स। इसमें हम लिखेंगे या तो एक वर्ड एंड और अ नंबर। एंड और का मतलब होता है दोनों का कॉम्बिनेशन या दोनों में से एक। लाइक आप लिख सकते हो 2 हाउसेस, लाइक 2 न्यूमेरिकल वाला लिख दिया और हाउसेस वर्ड में हो जाएगा, या सिर्फ हाउस हो सकता है आंसर, या सिर्फ 2, या कोई और डेट वगैरह नंबर हो सकती है इसका आंसर। ठीक है, अगर आपने एक से ज़्यादा वर्ड लिख दिया तो उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। देखिए हमें 13 तक करनी है, ये हमारे 6 तक हैं। और देखते हैं बाकी जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे क्वेश्चन सेट दिया हुआ हमें 7 से 13 तक। चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं। वो हमें क्वेश्चन सेट है 7 से 13 तक और उसमें हमें सॉल्व करने हैं ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हम अब क्या करेंगे, हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब और उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मैंटीज, तो ये तो वही टाइटल है। सिमिलर अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी आउटर लुक कैसी है। लुक सिमिलर टू ड्यूगोंग्स बट विद द डिफरेंटली शेप्ड समथिंग। सो ये कह रहा है कि ये जो दिखते हैं, लुक सिमिलर मतलब किन की तरह दिखते हैं, ड्यूगोंग। ये भी एक तरह का समुद्र में रहने वाला ही जानवर है, प्राणी है। ठीक है, ये इसकी तरह दिखते हैं परंतु विद अ डिफरेंटली शेप, इनकी कुछ अलग होती है। तो आपके हिसाब से किस तरह का वर्ड आना चाहिए। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको गैस वर्क कीजिए और अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगर हमें पता होगा ना कि हम कौन सा, किस तरीके का वर्ड ढूंढ रहे हैं, किस तरह का वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो हमें वो वर्ड को ढूंढने में बहुत ही आसानी हो। तो चलिए मैं इसको जैसे सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसमें आना चाहिए कि ये इन जानवर की तरह दिखते हैं जो ड्यूगोंग्स हैं। ओके, मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए, सॉरी। तो ये इन जानवर की तरह दिखते हैं जो ड्यूगोंग्स होते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंट होता है। अब ऑब्वियसली अगर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो क्लियरली तो इसमें कोई ना कोई शरीर के अंग की बात की होगी, तो वो कोई भी अंग हो सकता है। बट हमें ध्यान रखना यहाँ पर ए लिखा हुआ है और आर्टिकल ए किनके साथ आता है, कौन से नाउन्स के साथ आता है, जो सिंगुलर इन नेचर होते हैं। मतलब
जिनके बाद SES जो प्लूरल नहीं होंगे, सिंगुलर होंगे। तो कोई ऐसा शरीर का भाग लिखेंगे जो सिंगुलर तरीके से यूज किया गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं हर क्वेश्चन जैसे हम पढ़ेंगे तो जब उसका हमें लोकेशन मिल जाएगी तो मैं आपको 10 सेकंड या उसके आसपास का समय दूंगा तो आंसर बताने के लिए, फाइंड करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब आपको आंसर मिल जाए तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। क्लियर? तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इतना ज़्यादा पैराफ्रेजिंग अभी नहीं करूँगा, थोड़ी थोड़ी करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद अपने लेवल पर थोड़ी सी पैराफ्रेजिंग कीजिए। हाँ, बट जब हम आंसर ढूंढ कर मैं बताऊँगा ये आंसर क्यों आ रहा है और ये जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इसमें इनकी पैराफ्रेजिंग कैसे लिखी गई है, तब मैं आपको पूरी पैराफ्रेजिंग करके बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंटीज ऑल्सो नोन एज सी काउस, तो ये मैंटीज को बताया गया कि इनको और क्या कहते हैं। आर एक्वेटिक मैमल्स दैट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड सिरीना, तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, इनके इस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन्स ड्यूगोंग्स, तो इसी ग्रुप का एक और जानवर है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग्स एंड मैंटीज लुक क्वाइट अलाइक, तो लुक मतलब दिखना एक तरीके से, तो ये बहुत सिमिलर दिखते हैं। दे आर सिमिलर इन साइज, कलर एंड शेप एंड बोथ हैव फ्लेक्सिबल फ्लिपर्स फॉर फोर लिम्स। However, the mantis has a broad rounded tail whereas dugongs is fluked like that of a whale। तो हमें इस पता लग गया यहाँ पर कि ये क्या सेम दिखते हैं। और हावर का मतलब क्या होता है, हम अब उससे ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो हमारी लोकेशन है, मैं थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी करके बता रहा हूँ आपको ताकि बिल्कुल डायरेक्ट आपको हिंट ना मिल जाए इस सेंटेंस में। और आपके पास होगा लगभग 10 सेकंड का समय और आपके समय शुरू हो रहा है अब। चलिए समय समाप्त। अब मैं यहाँ पर आंसर लिखने वाला हूँ। देखिए आपने यही आंसर फाइंड किया था, इसका आंसर आएगा टेल। तो कुछ पहले मुझे मार्क कर लेने दीजिए, मैं फिर बताता हूँ अगर आपका आंसर कुछ और है तो ये आंसर क्यों आएगा, और अगर कोई आंसर और लगाया तो वो क्यों नहीं आ रहा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये दिखते तो सिमिलर है ड्यूगोंग्स की तरह, पर बट मतलब परंतु इनके कुछ डिफरेंट होता है। तो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है ड्यूगोंग्स एंड मैंटीज लुक अलाइक। लुक क्वाइट अलाइक का मतलब होता है सिमिलर दिख रहे हैं। क्या क्या सिमिलर है उनमें, उनका सिमिलर साइज है, सिमिलर कलर है और सिमिलर उनकी शेप है। और दोनों के ही फ्लेक्सिबल फ्लिपर्स होते हैं उनके बाजुओं के तौर पर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंटिस कैसे होते हैं तो ये फोर लिम्स क्या होते हैं उनके, तो आप बाद में वीडियो के गूगल पर जाके इनको सर्च कर सकते हैं और आपको पता लग रहा है। जैसे पक्षियों के पर होते हैं ना, वो कुछ उसी तरीके के इनके फोर लिम्स, इनके पंख टाइप होते हैं जिसकी हेल्प से वो तैरते हैं। हाउएवर, हाउएवर का मतलब क्या होता है परंतु, और हाउएवर को और हम क्या कह सकते हैं बट। यहाँ पे इन्होंने बट लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, हाउएवर। द मैंटी हैज अ ब्रॉड राउंडेड टेल, कहते परंतु मैंटी की क्या होती है, ए, देखिए ए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक ब्रॉड और राउंडेड टेल होती है। वेयर एज दूसरी तरफ जो ड्यूगोंग होते हैं उनकी फ्लूइड होती है जैसे किसी वेल मछली की होती है। तो मतलब दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, पूंछ का, टेल का। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, मूवमेंट। अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये कैसे मूव करते हैं, चलते कैसे हैं पानी में, कैसे तैरते वगैरह। हैव फ्यूअर नेक बोन्स देन मोस्ट मैमल्स, अब इनकी क्या है हमें फाइंड करनी है, इनकी हमारे पास सॉरी इनकी नेक बोन्स क्या है, कम है। जो ज़्यादातर मैमल्स की नेक की बोन्स होती हैं उनकी संख्या इनमें नेक बोन्स की कम है बजाय बाकी मैमल्स के।
need to use their dash to help to turn their bodies around in order to look sideways. अब आप बता, चलो मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि किस तरह का इसमें वर्ड आना चाहिए. नीड टू यूज देयर, उनको जरूरत पड़ती है यूज करने की, उनकी देयर मतलब उनकी कुछ जो हेल्प करती है उनको टर्न करने में अपनी बॉडीज को. अगर उन्होंने कहाँ पर देखना है, साइड्स पर, राइट साइड या लेफ्ट साइड पर देखना है, तो उनको टर्न करने के लिए कुछ करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यस, अगेन कोई बॉडी पार्ट आना चाहिए, क्योंकि वो उनका है तो ऑब्वियसली उनकी बॉडी का ही कोई पार्ट होगा जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडीज को टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, ताकि वो साइड पर देख सके. अब देखते हैं उनको ऐसा करने की जरूरत पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, और कौन से बॉडी पार्ट को यूज करके वो राइट या लेफ्ट साइड पर देखते हैं. अब वो साइडवेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड. ओके, तो आपने सिर्फ साइडवेज नहीं ढूंढना, आपको क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, क्योंकि टेक्स्ट में तो आपको सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे नहीं, आपको पैराफ्रेजिंग मिलेगी या आपको सिनोनिम्स यूज किए हुए मिलेंगे. अच्छा, एक और बात, इनको हम सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनियम्स नहीं कहते, तो वो थोड़ी सी गलत प्रोनाउंसिएशन है. इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगी सिनोनिम. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिनोनिम मतलब जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं बट जिनका मीनिंग सेम होता है. चलिए देखते हैं आगे. वो क्या, पहले नेक बोन्स वाली लोकेशन आएगी कि उनकी नेक्स की कुछ बोन की गिनती कम होती है, उसके बाद ये लोकेशन आएगी. देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ मैंटी. तो हमें बताया जा रहा है कि इनकी 3 प्रजातियां हैं. द वेस्ट इंडियन मैंटी, जिसको हम ट्राइचियस मैंटस कहते हैं, अफ्रीकन मैंटी, ट्राइचियस जो भी कहते हैं, आपको साइंटिफिक नेम्स नहीं भी समझ आ रहे तो जरूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की, और अमेजोनियन मैंटी. अनलाइक मोस्ट मैमल्स, mantis only have 6 bones in their neck. Most others including humans and giraffes have 7. तो देखिए हम इसकी लोकेशन मिल गई. अनलाइक मोस्ट मैमल्स मतलब जैसे मोस्ट मैमल्स की होती है उनकी तरह नहीं होती. इनमें सिर्फ कितनी हड्डियां होती हैं नेक में? 6. और ज़्यादातर की, मोस्ट मतलब ज़्यादातर की, जिनमें हम ह्यूमंस और जिराफ्स को इंक्लूड कर रही हैं, हमारे नेक्स में कितनी हड्डियां होती हैं? 7. This short neck allows a mantis to move its head up and down. तो इसकी वजह से वो अपना हेड क्या कर सकते हैं? मूव अप एंड डाउन, बट नॉट साइड टू साइड. बट वो साइड टू साइड, लेफ्ट राइट में नहीं मूव कर सकते जैसे हम ह्यूमंस कर सकते हैं. To see something on its left or its right, a mantis must turn its entire body, steering with its flippers. ठीक है, तो ऑब्वियसली तो उन्होंने बताया कि हमें मैंटी को बॉडी को टर्न करना पड़ता है, यही लिखा हुआ है, टर्न करना पड़ता है अपनी बॉडी को, तो मतलब लोकेशन तो यही है हमारी. तो अभी मैं इसको पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ पूरा, ताकि आप खुद थोड़ा सा समझ सकें कि आंसर क्या आएगा. आंसर है इसी लोकेशन में. जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको पूरा पैराफ्रेज करके बताऊंगा हिंदी में इसका मतलब क्या है. और आपके पास वही 10 सेकंड के करीब का समय है और आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. अब मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ. देखिए आपने भी यही आंसर फाइंड किया था क्या? तो इसका आंसर है फ्लिपर्स. तो मुझे मार्क कर लेने दीजिए. ये रहा हमारा इसका लोकेशन. तो देखिए इसका आंसर ये क्यों आएगा फ्लिपर्स. तो इन्होंने कह रहा है कि इनको यूज करने चाहिए अपने कुछ जो इनको हेल्प करें बॉडीज को टर्न करने में, ताकि ये कहाँ पर देख सकें? साइडवेज में. तो यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है टू समथिंग ऑन इट्स लेफ्ट और इट्स राइट. मतलब अगर इसने अपने दाएं या बाएं, बाएं या दाएं देखना है तो मैंटी को पूरी बॉडी को क्या करना पड़ेगा? टर्न करना पड़ेगा. स्टीयरिंग होता है मूविंग. जैसे हम कार का स्टीयरिंग होता है ना, तो उसको किस लिए यूज करते हैं? कार को मैनूवर करने के लिए, मतलब इधर उधर करने के लिए, लेफ्ट और राइट करने के लिए स्टीयरिंग को कार का. वैसे ही वो यूज कर रहा है स्टीयर करने के लिए अपने, क्या यूज कर रहा है? इट्स मतलब उसके अपने. जैसे यहाँ पे देयर लिखा हुआ है
तो उसमें एनिमल्स को तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स को अगर हम स्पेसिफिक नहीं है जेंडर तो कैसे प्रोनाउन यूज करते हैं, इट्स। सो वो क्या यूज कर रहा है, अपने फ्लिपर्स, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फ्लिपर्स। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, सेंस वाइब्रेशंस इन द वाटर बाय मींस ऑफ डैश ऑन देयर स्किन। सो क्वेश्चन कह रहा है कि वो वाइब्रेशंस को सेंस करते हैं जो कहाँ पे चल रही होती हैं, वाटर में, बाय मींस ऑफ डैश ऑन देयर स्किन। तो इसका मतलब है कि कोई माध्यम बनता है उनके बॉडी, उनकी स्किन पर कुछ होता है, बाय मींस ऑफ डैश ऑन, और मतलब पर, तो उनकी स्किन पर कुछ ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस को, जो पानी में वाइब्रेशंस होती हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो अगेन उनके बॉडी के ऊपर कुछ लगा होगा तो उस चीज का, उस पार्ट का नेम आएगा। तो चलिए देखते हैं। Mantis have pectoral flippers but no back limbs, only a tail for propulsion। तो बताया गया कि सिर्फ उनके फ्लिपर्स होते हैं, उनके कोई बैक लिम्ब नहीं होता, बस उनकी एक पूंछ होती है, प्रोपल्शन, उनको स्पीड वगैरह मूवमेंट के लिए, मैनूवरमेंट के लिए। They do have pelvic bones, however, are left over from their evolution from a four-legged to a fully aquatic animal। पर उनकी एक pelvic bone होती है जो, क्योंकि वो पहले क्या थे, चार पैरों वाले जानवर थे जो जमीन पर रहते होते थे, उसके बाद वो एवोल्यूशन हुई गए, वो पानी में जाएंगे धीरे धीरे करके, फिर वो फुली एक्वेटिक एनिमल में इवॉल्व हो गए। मैंटिस शेयर सम विजुअल सिमिलैरिटीज टू एलिफेंट्स। तो वो दिखने में किसकी तरह लगते हैं, एलिफेंट्स की तरह। लाइक एलिफेंट्स मैंटिस हैव थिक रिंकल्ड स्किन। तो कुछ स्किन के बारे में आ रहा है, तो एलिफेंट्स की तरह, हाथियों की तरह ही उनकी मोटी और रिंकल्ड, जहाँ पे झुर्रियाँ होती हैं, जो झुर्रियों को हम रिंकल्स कहते हैं, झुर्रियों वाली स्किन होती है, चमड़ी होती है। दे ऑल्सो हैव सम हेयर्स कवरिंग देयर बॉडीज विच हेल्प देम सेंस वाइब्रेशन इन दी वाटर अराउंड देम। तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन वाला मिल गया कुछ, और वाटर में भी वाइब्रेशन आ रही है ना उनके आसपास जो वाटर है, तो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन यहीं पर होगी। तो अभी मैं इसको पैराफ्रेज नहीं करूँगा, आपके पास समय है आंसर को बताने के लिए मुझे, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो इसका आंसर है, मैं लिख रहा हूँ, देखिए आपने भी यही आंसर फाइंड किया था क्या। इसका आंसर है हेयर्स। मुझे उम्मीद है आपका भी यही आंसर आया, निकल कर आया होगा। तो पहले मुझे मार्क कर लेने दीजिए, इसका आंसर ये रहा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं इसका हेयर्स आंसर क्यों आ रहा है। तो काफ़ी इजी था वैसे, तो ये आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है सभी को, बट अगर फिर भी गलत है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, किसमें, जो पानी में होती है, बाय मीन्स ऑफ समथिंग, किसी के माध्यम के द्वारा जो उनकी स्किन के ऊपर होता है। सो ये वही कह रहे हैं, दे हैव सम हेयर कवरिंग देयर बॉडीज। तो उनके ऊपर कुछ क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, कवर। अगर उनकी बॉडी को कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्किन पर ही होंगे, कुछ कवर करने के लिए उनकी बॉडी के ऊपर ही चढ़े होगा कुछ। अगर वो आपको बॉडी को कवर करा, जैसे अगर सपोज करो अगर आप अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर रहे हो तो ब्लैंकेट आपकी स्किन के ऊपर ही होना चाहिए, अंदर तो ऑब्वियसली जा नहीं सकता। ठीक है, फिर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, विच हेल्प देम सेंस वाइब्रेशन इन दी वाटर अराउंड देम। विच मतलब जिसकी हेल्प से, हेयर्स की हेल्प से वो सेंस करते हैं वाइब्रेशंस जो उनके इर्द गिर्द हो रही होती है पानी में। होपफुली समझ आ गया होगा आपको हेयर्स क्यों आ रहा है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 4, फीडिंग। सो फीडिंग मतलब हम उनके खाने पीने के बारे में बात करेंगे, उनकी हैबिट्स हो सकती है, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। ईट मेनली एक्वेटिक वेजिटेशन, ज़्यादातर वो जो वेजिटेशन मतलब वो पेड़ पौधे जो
समुद्र में उगते हैं उनको खाते हैं। सच एज का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दी होगी, लाइक सच एज प्लांट, कोई प्लांट का नेम हो सकता है, कोई किसी और चीज़ का नेम हो सकता है, तो वो बताएंगे हम किसको खा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सी ग्रासेस एंड अदर मैरीन प्लांट्स मेक अप मोस्ट ऑफ मैंटीज डाइट। तो मैंटीज यहाँ पे फीडिंग के बारे में ईटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डाइट आ गया। ओके, तो ऑब्वियसली अब हमारा आंसर इसी लोकेशन में होना चाहिए। तो आपके पास कुछ समय है मुझे आंसर बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ आंसर। देखिए आपने भी यही लगाया था क्या? इसका आंसर आएगा सी ग्रासेस। ये रहा, मुझे मार्क कर लेने दीजिए इसको एक बार, मैं फिर बताता हूँ ये क्यों आएगा आंसर। अगर आपको नहीं पता लगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर करवा दूंगा कि इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेनली एक्वेटिक वेजिटेशन। मैंने पहले ही बताया था वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे वगैरह जो जंगली वगैरह घास वगैरह जो उगती है वहां पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अदर मैरीन प्लांट्स। तो मैंने पहले बताया था यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नेम आएगा, और हमें लिखना भी वन वर्ड ही है, तो हम मैरीन प्लांट्स तो लिख नहीं सकते। तो अदर मैरीन प्लांट्स तो हो गया, लाइक और इसी तरीके के और प्लांट्स भी खाता है वो, बट जो एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है वो हमें कौन सा नाम दिया हुआ था उन्होंने, सी ग्रासेस। और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था डाइट लिखा है, यहाँ पर ईट लिखा, तो एक ही बात होगी, पैराफ्रेजिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 5th की तरफ। ग्रैस्प एंड पुल अप प्लांट्स विद देयर समथिंग। सो ग्रैस्प करना क्या होता है, पकड़ना। तो वो पकड़ते हैं। और पुल अप प्लांट्स यहाँ पे पुल अप का मतलब क्या हो गया, उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। तो मतलब वो ग्रैस्प करते हैं, वो प्लांट्स को पकड़ते हैं और उनको पुल अप करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ पुल करते हैं, मतलब खींचते हैं। विद देयर, अगेन विद देयर मतलब उनका कोई पार्ट होगा जिसकी पकड़, जिससे वो पकड़ कर उनको वो खींचते हैं। अब देखिए हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया है कि इनके पास हाथ होते नहीं है, पंख टाइप फ्लिपर्स होते हैं। तो अब देखते हैं वो किस बॉडी पार्ट को यूज करके प्लांट्स को उखाड़ते हैं जमीन से खाने के लिए। तो चलिए, मैंटी स्पेंड अबाउट 8 आवर्स ईच डे ग्रेजिंग एंड अपरूटिंग प्लांट्स। सो वो कह रहा है कि मैंटीज दिन में लगभग 8 घंटे ग्रेज करने होता है, चरना। तो वो चरते हैं, 8 घंटे लगाते हैं चरने में, और उसमें वो क्या करते हैं, अपरूटिंग प्लांट्स का मतलब प्लांट्स को जड़ से उखाड़ते हैं। दे ईट अप टू 15% ऑफ देयर वेट इन फूड ईच डे। मतलब वो अपने वजन का 15% खाना हर रोज खाते हैं। अफ्रीकन मैंटीज आर ओमनीवोरस। जो अफ्रीकन मैंटीज हैं वो क्या है, ओमनीवोरस हैं। स्टडीज हैव शोन दैट molluscs and fish make up a small part of their diets. West Indian and Amazonian mantis are both herbivores. बट जो बाकी दो मैंटीज हैं वो herbivores हैं। तो इसमें भी कुछ बॉडी पार्ट, कुछ देखो अपरूट की बात तो की है उन्होंने, पुल अप प्लांट मतलब अपरूट प्लांट्स, बट क्या उन्होंने ग्रास्प की बात देखी, ये ग्रेज है, ग्रास्प नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर तो अभी इस पैराग्राफ में हो नहीं सकता, तो आगे पढ़ना पड़ेगा हमें। Mantis teeth are all molars, flat rounded teeth for grinding food. तो उनके दांत कैसे होते हैं, फ्लैट और राउंड होते हैं, जिससे वो ग्राइंड कर सकते हैं, फूड को पीस सकते हैं। ग्राइंड मतलब पीसना। ड्यू टू मैंटीज एब्रेसिव एक्वेटिक प्लांट डाइट। एब्रेसिव मतलब होता है रफ, क्योंकि वो प्लांट्स वगैरह खा रहे हैं तो वो रफ डाइट है उनकी। दीज टीथ गेट worn down and they eventually fall out. So they continually grow new teeth that get pushed forward to replace the ones they lose. तो वो उनके दांत क्या होते हैं, worn down मतलब खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो पीसते हैं दांतों से। तो अगर वो दांत एक दूसरे से रगड़ेंगे तो वो घिस जाएंगे,
फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे गिर जाते हैं। फॉल आउट का मतलब गिर जाना, दांत टूट के गिर जाते हैं। सो जिस वजह से वो कॉन्टिन्यूली लगातार नए दांत उनके बाहर नए दांत निकलते रहते हैं, जो पुराने दांतों को रिप्लेस करते रहते हैं। कितना अच्छा होगा हम हमारे भी ऐसे होने शुरू हो जाए ह्यूमंस के, कि पुराना दांत अगर निकल गया तो उसकी जगह नया दांत लगातार आता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। आपको कोई डेंटिस्ट की जरूरत नहीं है। दांत में अगर आपकी कैविटी हो गई है तो चलिए दांत निकाल दीजिए, नया दांत उग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग इन सीजर्स टू ग्रैस्प देयर फूड, अब देखिए ग्रैस्पिंग के ऊपर बात आ गई। इंस्टेड होता है बजाय, इंस्टेड ऑफ हैविंग इन सीजर्स टू ग्रैस्प देयर फूड, mantis have lips which function like a pair of hands to help tear food away from the seafloor. So यहाँ पे फूड की भी बात हो रही है और कुछ हो रही है, तो यही हमारी लोकेशन होगी। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास कुछ समय है, 10 सेकंड रफली, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ, एंड देखिए अगर आपका भी आंसर यही है, इसका आंसर आ गया हमारा लिप्स। पहले मुझे मार्क कर लेने दीजिए एक मिनट। अगर आपका आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है। और अगर आपका आंसर लिप्स है तो मुझे बताइए बाकी वर्ड्स कहाँ पर मैच हो रहे हैं, कैसे पता लग रहा है कि ये लिप्स आएगा। तो देखिए, तो उन्होंने ग्रैस्प करा था, पकड़ना, तो उन्होंने कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग इन सीजर्स टू ग्रैस्प द फूड, कि मतलब मैंटीज के इंसीजर्स का मतलब हो गया लाइक तरह का पॉइंटेड टूथ, लाइक दांत, क्योंकि वो दांत तो उनके राउंड फ्लैट होते हैं ना ग्राइंड कर लेने के लिए, मतलब उनके वैसे कुछ दांत नहीं होते जो किसको पकड़ सकें, फूड को पकड़ के लाइक खींच सकें अपने। मैंटीज हैव लिप्स विच फंक्शन लाइक अ पेयर ऑफ हैंड्स। तो अगर आपने सपोज करो हैंड्स लगाया था आंसर, तो वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंटीज के पास क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, जो किस तरीके से वर्क, फंक्शन का मतलब कैसे वर्क करते हैं, लाइक अ पेयर ऑफ हैंड्स। तो उनके जो लिप्स हैं, होंठ हैं, वही हाथों का काम कर रहे हैं। नौ उनके हाथ तो है ही नहीं, वो तो पता लगा ही लिया फ्लिपर से उनके हाथ की जगह पर। तो उनके जो होंठ हैं वही उनके हाथों का काम कर रहे हैं, जो हेल्प करते हैं टेयर फूड अवे, फूड को लेकर से। टेयर का मतलब होता है, टेयर का मतलब फाड़ना, किसको, मतलब सी फ्लोर से वो उखाड़ देते हैं घास वगैरह को जो उन्होंने खानी होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, वो क्या यूज करते हैं, अपने लिप्स। होपफुली क्लियर होगा आपको इसका आंसर, अगर पहले गलत हो गया होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 6, ब्रीदिंग। तो अब हम खाने से निकलकर उनकी सांस लेने के ट्रेंड देखेंगे, वो कैसे सांस लेते हैं। come to the surface for every 2 or 4 minutes when awake and every 15 to 20 minutes while sleeping। तो वो कहते हैं समुद्र की सतह पर आते हैं हर 2-4 मिनट में, जब वो क्या होते हैं, जाग रहे होते हैं। बट जब वो सो रहे होते हैं तो वो 15-20 मिनट के बाद आते हैं, उससे पहले नहीं आते। तो मतलब देखिए, जब वो सो रहे हैं तो सुस्ती, कितने सुस्त बन जाते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक ही जाएंगे। तो ये हमें पहले मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा may regulate the dash of their bodies by using muscles of diaphragm to store air internally। तो कह रहे हैं कि वो में मतलब शायद यूज कर, रेगुलेट होते हैं लाइक आपको वो करना, चेंज करना, एक तरह से उसको आप कह सकते हो एडजस्ट करना, है ना। अगर आप किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हो, आप उसको चला रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, कुछ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग चेंज होएगा। तो वो कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, किसको, अपने बॉडीज के किसी चीज को। तो ऑब्वियसली बॉडीज के रिलेटेड कोई चीज आनी चाहिए, ओके। बाय यूजिंग मसल्स, जो उनके मसल्स होते हैं डायफ्राम में, टू स्टोर एयर इंटरनली, जो इंटरनली उनकी एयर को स्टोर करके रखते हैं। तो हमें बताना है कि वो किस चीज को कंट्रोल करके रखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं।
Mantis are fully aquatic, but as mammals they need to come up to the surface to breathe. तो वो कह रहे हैं कि मैंटीज क्या है, वो फुली एक्वेटिक एनिमल है, मतलब वो पानी में रहने वाले हैं, बट क्योंकि वो मैमल हैं दे नीड टू कम अप टू द सरफेस टू ब्रीथ, उनको सतह पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए. When awake they typically surface every 2 to 4 minutes. ये हमारा हो गया 2 to 4 minutes वाला लोकेशन. But they can hold their breath for much longer. Adult mantis sleep underwater for 10 to 12 hours a day, but they come up for air every 15 to 20 minutes. तो वो हमारा ये स्लीपिंग वाला भी हो गया. तो अब हमारे लोकेशन आनी चाहिए. Active mantis need to breathe more frequently. It's thought that mantis use their muscular diaphragm and breathing to adjust their buoyancy. They may use their diaphragm contractions to compress and store gas in folds in their large intestines to help them flow. So there is something about your air, okay? Storing air. So obviously तो हमारा आंसर किस में होना चाहिए, इस सेंटेंस में. तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे आंसर बताने के लिए, और आपके समय शुरू हो रहा है अब. ओके, टाइम्स अप. अगर आपको और समय चाहिए पढ़ने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड देन जब आप तैयार हो अपने आंसर के साथ तो कंटिन्यू कीजिए. अब मैं बताने वाला हूँ उसका आंसर, एंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. लेट्स सी अगर आपने भी यही आंसर ढूंढा तो. बॉयंसी. तो पहले मुझे मार्क कर लेने दीजिए, फिर बताऊंगा ये आंसर क्यों आ रहा है. और अगर आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. मैं बताऊंगा कि इसके मतलब बिना इसका मतलब जाने हुए भी आपको ये आंसर कैसे मिलना चाहिए था और क्यों मिलना चाहिए था. तो देखिए, तो इन्होंने लिखा हुआ है मे रेगुलेट डैश ऑफ देयर बॉडीज. तो ये क्या रेगुलेट कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं अपने बॉडीज के, ठीक है, किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं. क्या यूज करके, मसल्स ऑफ देयर डायफ्राम टू स्टोर योर इटर्नल. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स थॉट दैट मैंटिस यूज देयर मस्कुलर डायफ्राम. सो डायफ्राम यूज कर रहे हैं बट मस्कुलर, यहाँ पे मसल्स ऑफ डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम, वन एंड द सेम थिंग, तो पता होना चाहिए. एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेगुलेट. यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, एडजस्ट, ठीक है. और दियर बॉडीज को, और यहाँ पे दियर लिखा हुआ, उन्होंने क्या एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी बॉयंसी को. अगर आपको ये बाकी समझ आ गया तो ये वर्ड चाहे आपको मतलब चाहे ना भी पता हो तो आपको पता लगना चाहिए एडजस्ट तो यही हो रहा है. रेगुलर होता है चेंज करना, एडजस्ट करना, तो मतलब एडजस्ट तो यही चीज़ हो रही है. इसके अलावा तो कुछ वो एडजस्ट कर ही नहीं रहे अपनी मस्कुलर डायफ्राम को यूज़ करके. क्लियर. अब मैं बताता हूँ इसका मतलब होता है, अगर मैं वैसे इसकी बात करूँ जनरल लेवल पर तो इसका मतलब होता है रिजिलियंसी, रेजिस्टेंस, समथिंग लाइक दैट. बट अगर मैं इसमें बात करूँ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका मतलब होता है जो तैरने की लाइक जो काबिलियत होती है बेसिकली. जब आप किसी चीज़ को पानी में डुबोते हो तो जो वो ऑपोजिट फोर्स लगता है उसको ऊपर रखने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तो उस चीज़ को हम बुयांसी कह सकते हैं उस प्रोडक्ट की. क्लियर. क्योंकि अब ये देखिए ये जानवर है, इसका वेट तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. तो जब वाटर में ये तैर रहा होता है तो ऑब्वियसली वाटर तो पुश करेगा, क्योंकि वाटर की तो वो नेचर है पुश करना ऊपर को. तभी आपने देखा होगा जब मछलियाँ मर जाती हैं, चाहे वो जितनी बड़ी मछली हो, जब वो मर जाती है, चाहे जो वेल हो, चाहे शार्क हो, कुछ भी मछली अगर मान ले समुद्र में, तो वो मरने के बाद उनकी बॉडी समुद्र के ऊपर तैर रही होती है, क्योंकि फिर उनकी वो जो वो रेजिस्टेंट है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद तो लगा नहीं पा रही है एफर्ट्स अपनी तरह से तैरने के लिए, नीचे जाने के लिए कुछ जोर तो लग नहीं रहा, तो वो बॉयंसी से ऊपर आ जाती है. आई होप आपको क्लियर हो गया. तो इस तरह से अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं भी समझ आ रहे होते तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपने ब्लैंक को समझना है कि ब्लैंक किस तरह का वर्ड डिमांड कर रही है. आपको ये प्रिडिक्शन बहुत हेल्पफुल होगी इस तरह की करने के लिए
कि किस तरह का वर्ड आएगा। लाइक कोई बॉडी पार्ट आ रहा है, कोई डेट, कोई नेम, किसी एक्सपेरिमेंट का नेम, किसी कलर का नेम, कोई भी तरह का नाउन या कोई कॉमन नाउन, कोई स्पेसिफिक नाउन, कुछ भी तरह का नाउन, कलेक्टिव नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है, वो आ सकता है यहाँ पर। तो आपको वो चीज़ें चेक करनी है कि क्या आएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं अब 7 to 13। ओके और एक पहली बात, इसको क्वेश्चंस को करने से पहले, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो 6th के बाद ही आए। जो ये ब्लैंक्स हैं इनका अपना ऑर्डर है, मतलब जो सेकंड आंसर है वो हमेशा फर्स्ट के बाद आएगा, थर्ड सेकंड के बाद आएगा, फोर्थ थर्ड के बाद आएगा, फिफ्थ फोर्थ के बाद आएगा, सिक्स्थ फिफ्थ के बाद आएगा। ये तो हमने देख ही लिया, इनका अपना ये एक ऑर्डर होता है। और ट्रू फॉल्स का अपना ऑर्डर है। लाइक जो 8th है वो 7th के बाद आएगा, जो 9th है वो 8th के बाद आएगा, सिमिलरली 10th 9th के बाद आएगा, एंड सो ऑन। बट ये सेट्स का आपस में ऑर्डर होना कोई कंपलसरी नहीं है। तो ये नहीं देख ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 6th क्वेश्चन खत्म हुआ और 7th इससे आगे जाकर हो सकता है 7th का आंसर उससे लाइक इसी पैराग्राफ में हो, शायद इस पैराग्राफ में हो, शायद इस पैराग्राफ में हो, शायद इस पैराग्राफ में हो, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है 7th का आंसर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों क्वेश्चन सेट्स का ऑर्डर और सिमिलर वे में होगा। हो सकता है इसके बाद हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 6th के बाद ही 7th आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का सेट अलग अलग हो चुका होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। और हमने इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है तो हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन माइंड में होगी। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो मुझे कलर चेंज करने दीजिए। चलिए 7th क्वेश्चन, वेस्ट इंडियन मैंटीज कैन बी फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स। तो ये कह रहा है जो वेस्ट इंडियन मैंटी है ना, तो हम कहाँ पर इसके कहाँ पर मिल सकती है हमें, वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्वेटिक हैबिटेट्स, मतलब बहुत अलग अलग एक्वेटिक हैबिटेट्स जहाँ पर वो रह रही हैं, मतलब बहुत अलग अलग एरियाज में, अलग अलग समुद्रों में, अलग अलग रीजन्स में हमें ये वेस्ट इंडियन मैंटी मिल सकती है। अभी हमने वेस्ट इंडियन मैंटी के बारे में पढ़ा तो था ना दो जगह पर, एक तो ये रहा अफ्रीकन मैंटी, बट यहाँ पे वेस्ट इंडियन नहीं लिखा ना, ये अफ्रीकन है। एक हमने और पढ़ा था कि वो ये रहा वेस्ट इंडियन, बट ये लिखा था इनकी डाइट्स के बारे में, नॉट इनकी हैबिटेट। तो इसके अलावा तो हमने इनके बारे में कहीं पढ़ा नहीं, तो इसका आंसर आगे होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आगे कहाँ पर है। द वेस्ट इंडियन मैंटी, तो ये रहा हमारा वेस्ट इंडियन मैंटी। तो लकीली हमें इसका आंसर इसके बाद ही मिल रहा है। तो ऑब्वियसली 7th अगर यहाँ पर है तो 8th और 9th 10th 11th 12th 13 इनके बाद ही होंगे। बट अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन सेट डिफरेंट है तो आंसर उसके बाद ही होगा। अगर क्वेश्चन सेट चेंज हो गया तो उसकी लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है, इसके बाद भी और इससे पहले भी। तो चलिए देखते हैं। द वेस्ट इंडियन मैंटी रीचेज अबाउट 3.5 मीटर्स लॉन्ग एंड वेज ऑन एवरेज अराउंड 500 किलोग्राम्स। तो ये 500 किलो तक के होते हैं ये वेस्ट इंडियन मैंटीज, एंड 3.5 मीटर लंबे। इट मूव्स बिटवीन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, taking advantage of coastal mangroves and coral reefs, rivers, lakes and inland lagoons। तो ये बता रहा है कि मूव करना मतलब ये कहाँ कहाँ पर फिरते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पर ये रह रहे हैं तो वहीं पर ही जाएंगे ना, गेड़ी तो मारनी नहीं लगे हमारी तरह पे बिना मतलब कहीं भी जगह पर। तो ये हमारी लोकेशन होनी चाहिए। तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके टाइम्स अप। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ इसको एक बार। तो अभी आपको थोड़ा सा और टाइम है जब तक मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसकी क्वेश्चन नंबर, तब तक आप देख लीजिए। इसका आंसर आएगा हमारे पास ट्रू। तो क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह पर ही मिल रहा है। तो यहाँ पे कोस्टल मैनग्रोव्स के पास भी मिल रहा है, कोरल रीफ्स में भी मिल रहा है, रिवर्स में भी, लेक्स में भी और इनलैंड लगून्स में भी। तो देखिए कितनी अलग अलग
वैरायटी ऑफ जगह पर, एक्वेटिक जगह पर मिल रहा है, पानी वाली जगह पर ये मिल रहा है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नंबर 8। द फ्लोरिडा मैंटी, तो यहाँ पे मैंटी चेंज होगी, अब हमने फ्लोरिडा मैंटी फाइंड करेंगे हम। लिव्स इन वार्मर वाटर्स देन एंटीलियन मैंटी। तो ये कंपैरिजन कर रहा है कि जो ये फ्लोरिडा वाली मैंटी है, ये जहाँ पर रहती है ना, ये कहाँ, एक मिनट, ये रहती है गर्म पानी में, जो किससे गर्म होता है? एंटीलियन मैंटी के पानी से। मतलब जिस पानी में ये वाली मैंटी रहती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस एंटीलियन मैंटी के पानी से। अगर यही हमारी सिचुएशन निकल के आएगी तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ट्रू। अब मुझे बताइए फॉल्स कब हो सकता है इसका आंसर? हमारे पास दो सिचुएशंस हो सकती हैं जो डायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन को देख के समझ आ रही है, ऐसे तो और भी हो सकती हैं, बट जो दो हमें सिंपल समझ आ रही हैं। एक तो ये कि जो फ्लोरिडन मैंटी जिस पानी में रह रही है ना, उसका टेम्परेचर इस एंटीलियन मैंटी से गर्म नहीं है, बजाय बल्कि ठंडा है। ठीक है, मतलब वो वार्मर नहीं है, कोल्डर वाटर में रह रही है। मतलब एंटीलियन मैंटी का पानी ज़्यादा गर्म है बजाय फ्लोरिडन मैंटी के पानी से। तब हम क्या लगाएंगे? फॉल्स। या दोनों के पानी का टेम्परेचर क्या हो सकता है? सेम। तब भी आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका पानी ज़्यादा गर्म है, बट हम कह रहे हैं कि नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम है। तब भी फॉल्स आएगा। और नॉट गिवन कब आ सकता है? जब हमें पता ही नहीं कि कौन सी मैंटी का पानी ज़्यादा गर्म है। हो सकता है हमें ये पता हो कि दोनों गर्म पानी में रह रही हैं, या फ्लोरिडन मैंटी जिस पानी में रह रही है उसका टेम्परेचर जैसे 50 डिग्री सेल्सियस है। एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना होगा ऑब्वियसली। जैसे उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, पर हमें एंटीलियन मैंटी के पानी का टेम्परेचर पता ही नहीं हो सकता। या हमें मे बी एंटीलियन मैंटी के पानी का टेम्परेचर पता होगा, बट हमें फ्लोरिडा की वाली मैंटी का टेम्परेचर नहीं पता होगा पानी का। तब भी हम क्या कहेंगे? आंसर क्या है? नॉट गिवन। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 2 सब स्पीशीज ऑफ वेस्ट इंडियन मैंटी। जब जो वेस्ट इंडियन की बात कर रहा है, द एंटीलियन मैंटी, ओके, एंटीलियन मैंटी वेस्ट इंडियन में ही आ रही है। द एंटीलियन मैंटी इज फाउंड इन वाटर्स फ्रॉम द बहामास टू ब्राजील, whereas the Florida manatee, okay, now Florida manatee भी मिल गई हमें, is found in US waters. Although some individuals have been recorded in Bahamas. In winter, the Florida manatee is typically restricted to Florida when the ambient water temperature drops below 20 degree Celsius. So हमें टेम्परेचर पता लग गया वाटर का। It takes refuge in naturally and artificially warmed waters such as the warm water outfalls from power plants. तो हमें पता लग गया कि ये जब ठंड पड़ जाती है ना, तो ये रेफ्यूज होता है शरण लेने। तो ये किस शरण में जाते हैं? या तो जो नेचुरली पानी गर्म हो, यहाँ पे जहाँ पे आर्टिफिशियली पानी गर्म आ रहा हो। जैसे पावर प्लांट में जो पानी यूज़ हो रहा है, वो जब गर्म पानी, क्योंकि जो पानी यूज़ कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, और जो बच रहा पानी वो गर्म हो रहा है प्रोसेस से गुजरने के बाद, तो वो जब हम गिर रहा होता है पानी, वो गर्म होता है, तो वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? आपके पास अगेन वही 10 सेकंड के लगभग समय है, और आपकी लोकेशन है यहाँ से लेके बेसिकली यहाँ तक। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो मैं एक बार ऐसे करता हूँ कि इसको पूरे को मार्क कर देता हूँ, तो थोड़ा सा हो जाएगा। तो मैं यही लिख देता हूँ कि ये काम फ्लोरिडन मैंटी के बारे में तो हमें पता ही है, और बट एंटीलियन मैंटी भी यहीं पे लिखा हो। तो मैं ऐसा काम करता हूँ, पूरे को मार्क कर देता हूँ एक बार, तो आपको इतना समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए नॉट गिवन। इसका आंसर नॉट गिवन क्यों आएगा? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे चले जाता है, तो जो फ्लोरिडा वाली मैंटी है, तो वो कहाँ पे चले जाती है। बट वो जिस पानी में रह रही है, क्या वो पानी ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है, या उतना ही गर्म है जिस पानी में एंटीलियन मैंटी रहती है? तो हमें तो ये तो पता ही नहीं एंटीलियन मैंटी किस तरह के पानी में रह रही है। वो हमें ये पता है कि वो बहामास से लेकर ब्राज़ील में
ये एंटीरियर मैंटी हमें मिल रही है। बट पानी का टेम्परेचर उसका तो कोई मेंशन है ही नहीं, जिक्र है ही नहीं, तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The African mantis range is limited to coastal waters between the West African countries of Mauritania and Angola। तो क्वेश्चन कह रहा है जो अफ्रीकन मैंटी की रेंज है ना, मतलब ये कहाँ पर मिलती है, इज लिमिटेड, सीमित है, कोस्टल वाटर्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज, Mauritania and Angola। So if I'm mispronouncing this, I'm sorry in advance, बिकॉज मुझे नहीं पता ये मॉरिटानिया और मॉरिटेनिया वट एवर, सो एंड एंगोला। सो अगर तो इसकी रेंज यहीं तक लिमिटेड है कि ये इसी दो जगह पर मिल रही है, इसी दो कंट्रीज में मिल रही है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रू। बट अगर ये वाली मैंटी इन दोनों कंट्रीज के अलावा अगर किसी एक और कंट्री में भी मिल गई तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड अगर हमें ये पता ही नहीं कि किस कंट्रीज में मिलती है या किन किन कंट्रीज में इसकी पॉसिबिलिटीज है मिलने की, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट गिवन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। द अफ्रीकन मैंटी इज ऑल्सो अबाउट 3.5 मीटर्स लॉन्ग एंड फाउंड इन द सी अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका फ्रॉम मॉरिटानिया डाउन टू एंगोला। तो ये इन दो जगहों पर मिल रही है। The species also makes use of rivers with the mammals seen in the landlocked countries such as Mali and Niger. Okay, so our answer is from like in this particular paragraph, पूरे पैराग्राफ में हमारा आंसर मिल जाना चाहिए हमें। तो आपके पास वही 10 सेकंड के लगभग समय है, तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो मैं ऐसे करूँगा क्योंकि पूरी पैराग्राफ में हमारी लोकेशन है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, एंड इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको ठीक। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। बट फॉल्स क्यों आ रहा है, अगर यहाँ तक पढ़ोगे तो यहाँ तक तो हमें ट्रू ही लगेगा कि यह कंट्री मिल रही है फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू मॉरिटानिया डाउन टू एंगोला। बट यहाँ पर अगले सेंटेंस में इन्होंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ ओनली फाउंड इन दिस टू दिस, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत हो ही ना। तो ये कह रहा है कि फाउंड इन, बट इन्होंने आगे लिख दिया दिस द स्पीशीज, मतलब ये स्पीशीज है ना, ऑल्सो मतलब प्लस मेक यूज ऑफ रिवर्स विद द मैमल्स सीन इन, मतलब ये रिवर्स का भी यूज करती हैं। एक तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड मैं ना इसको दोबारा मार्क करूंगा, एक सेकंड देखिए। पहले यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है हमें, सी में, बट वो कह रहे सिर्फ सी में नहीं है, ये रिवर्स में भी मिल रही हैं। एंड वो जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं सच एज माली एंड नाइजर, आई थिंक नाइजीरिया का कोई होना चाहिए, नाइजर, तो उसी में ये मिल रही है। इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी अबाउट दैट, मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली आई बिलीव आसपास होना चाहिए कुछ। तो उस जगह पर ये मिल रही है, तो सिर्फ इन दो जगह पर ये सीमित नहीं है, ये उससे आगे भी मिल रही है जाकर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10th। द एक्सटेंट ऑफ द लॉस ऑफ Amazonian mantis in the mid 20th century was only revealed many years later। So क्वेश्चन कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ द लॉस, एक्सटेंट ऑफ द लॉस मतलब कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। सो लेट मी हाईलाइट दिस, एक्सटेंट ऑफ द लॉस मतलब कितना ज्यादा लॉस हुआ है किसका, एमेजोनियन मैंटीज का। मतलब हम बेसिकली मे बी हम उनका शिकार कर रहे होंगे, मे बी कुछ और ऐसी कोई चीज हो रही होगी, है ना। बट लॉस हुआ कब है, मिड 20th सेंचुरी में। अब 20th सेंचुरी मतलब कौन सा साल हो सकता है गाइस, यस 19 समथिंग। ये मुझे आपका थोड़ा सा समय लूंगा बताने के लिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा इसमें कंफ्यूज होते हुए। बहुत सिंपल ट्रिक है इसको याद करने के लिए। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। अभी हम यूजुअली यूज करते हैं ना
कि हम 21वीं सदी के लोग हैं, हम 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं। तो बट हम जब ईयर लिखते हैं तब हम ईयर कैसे मेंशन करते हैं? जैसे प्रेजेंट है 25, 2025, तो एक बार 25 को भूल जाइए, 20 तो हम लिखते हैं 20, बट सेंचुरी कौन सी चल रही है? 21। सो सिमिलरली जब भी आप सेंचुरी की बात करोगे तो ईयर जो लिखने में आएगा वो उससे एक पहले वाला आएगा। होपफुली क्लियर होगी ये वाली बात। तो इसमें कह रहा है मिड 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी मतलब 20 सेंचुरी, 20 सेंचुरी, और ईयर कौन सा लिखा जाएगा तब? 19। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। जो एक्सटेंट है ना लॉस ऑफ अमेजोनियन मैंटीज का, जब 20th सेंचुरी में हुआ था, मिड 20th सेंचुरीज में, तो वो उस पर पर्दा कब उठा था? उसके ऊपर से बहुत सालों के बाद, मीन्स हमें बहुत सालों के बाद पता चला कि उस समय में मिड 20th सेंचुरी में हमने इतनी ज्यादा मैंटीज को मार दिया। क्लियर? और एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? यस 100, तो 100 का मिड क्या हो गया? 50। तो हो सकता है कि उसमें यहाँ पे मिड 20th ना लिखा हो, वहाँ पे 1950, 1950 ऐसा कुछ करके लिखा हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है, तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। The Amazonian manatee is the smallest species, though it is still a big animal. It grows to about 2.5 meters long and 350 kilograms. Amazonian manatees favor calm, shallow waters that are above 23 degrees Celsius. This species is found in fresh water in the Amazon basin in Brazil as well as Colombia, Ecuador and Peru. अभी तक तो हमें कोई मिला नहीं है इसका 20th सेंचुरी में कुछ, तो आगे बढ़ेंगे हम। All three manatee species are endangered or at heightened risk of extinction. The African manatee and the Amazonian manatee are both listed as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Vulnerable मतलब जिसको चोट पहुंचाना easy हो, easily इनको हम खत्म कर सकते हैं। It is estimated that 140,000 Amazonian manatees were killed between 1935 and 1954 for their meat, fat and skin, with the latter used to make leather. तो यहाँ पे कुछ लोकेशन मिल रही है आपको मिड 20th सेंचुरी कुछ? जी, ये देखिए, ये यूज़ किया उन्होंने मिड 20th सेंचुरी के लिए। और एक्सटेंट ऑफ लॉस मतलब कितना मार दिया गया है, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है 140,000 वर किल। क्यों मारा गया? चलिए क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रहा, बट बताया गया उनके मीट, फैट और स्किन के लिए, और स्किन से वो लेदर बना रहे थे। इन मोर रिसेंट ईयर्स अफ्रीकन मैंटीज डिक्लाइन हैज बीन टाइड टू इंसिडेंटल कैप्चर। तो ये तो रिसेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, तो इससे हमें इतना कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हमारा आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर, सॉरी अबाउट दैट, हमारा आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। मैं अभी आंसर लिखने वाला हूं। इसका आंसर है नॉट गिवन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नॉट गिवन क्यों आ रहा है, बट अगर गलत हो गया तो डू नॉट वरी। अगर आपने इसका ट्रू या फॉल्स भी लगा दिया तो चिंता करने की बात नहीं है। आई एम गोना टेल यू कि इसका आंसर नॉट गिवन क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जो मेन चीज़ हमें नहीं पता, हमें ये तो पता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉस कितना हुआ था, 1,40,000। तो इंग्लिश में इसको पढ़ने में कैसे बोला जाएगा? 140,000, क्योंकि इंग्लिश में लैक्स नहीं यूज़ करते, करोड्स ऐसे टर्म्स नहीं यूज़ होते हैं। वहाँ पे थाउजेंड्स एंड 100,000, फिर मिलियन, फिर टेंस ऑफ मिलियंस, फिर बिलियंस, इस तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो 140,000 मतलब 1,40,000, तो हमें पता लगा कितने खत्म हुए थे। बट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ना जब पता लगा वो हमें पता लगा बहुत सालों के बाद। तो यहाँ पर ये हमें पता तो लग रहा है कि 1,40,000 मैंटीज को मारा गया मिड 20th सेंचुरी में, लाइक 1935 से लेकर
1954 तक, 54 तक, चौवन चौवन तक, ठीक है, 54 तक इनको मारा गया। बट ये डाटा हमें मिला कब? जैसे जैसे जिस साल मार रहे थे उसी साल डाटा आ गया, या बहुत सालों के बाद ये डाटा हमारे सामने आया, ये हमें नहीं पता। जैसे एग्जांपल के तौर पर होता नहीं है कि पिछले साल इतने मैंटीज मारे गए, लाइक जितने 1935 में मारे थे, 1936 में उसका डाटा निकल के आ गया कि 1935 में हमने लेजर से 1000, 2000, 10,000 मैंटीज को मारा। या इसका जो डाटा है कि बहुत वो 1960, 70, 80 में निकल कर आया है, इसका हमें नहीं पता कि इसका डाटा हमें मिला कब। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डाटा हमें बहुत सालों के बाद मिला, चलो क्वेश्चन तो ये कह रहा है, बट पैराग्राफ में हमें ये नहीं पता जो ये हमारे पास डाटा है 140,000 का, ये हमें मिला कब। साथ ही साथ मिल रहा था, लाइक अब जैसे जैसे वो मार रहे थे अगले अगले साल वो रिवील कर रहे थे साथ ही साथ कि इस साल इतने मारे गए या पिछले साल इतने मैंटीज मारे गए, या ये 20 साल का जो डेटा, 19 साल का जो डेटा है वो हमें 10 साल बाद, 5 साल बाद, लाइक 1954 में ख़त्म हो गया ये वाला क्वेश्चन है ना, डेटा हमने कलेक्ट करना, तो ये हमें 1955 में मिला, 1960 में मिला, 1970 में मिला, 1980 में मिला, कब मिला ये हमें नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, 11th। It is predicted that West Indian Manti populations will fall in the coming decades. तो क्वेश्चन कह रहा है इट इज प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड का मतलब कौन सा टेंस हो गया ये? यस, फ्यूचर। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये भविष्यवाणी की जा रही है कि जो वेस्ट इंडियन मैंटी की पॉपुलेशन है ना, ये वैसे यहाँ पे विल लगा तो आपको पता लग ही जाना चाहिए कि फ्यूचर की बात हो रही होगी, कि ये फॉल मतलब गिरेगी इन द कमिंग डेकेड्स। डेकेड्स मतलब दशक, और एक डेकेड में कितने साल होते हैं? यस, 10। सो इन द कमिंग डेकेड मतलब आने वाले दशकों में, लाइक आने वाले 20, 30, 40 सालों में इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। फॉल मतलब गिरेगी, कम होगी। तो अगर तो इसकी पॉपुलेशन हमें भविष्यवाणी की है, या हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में, लाइक 20, 30, 40 सालों में इनकी पॉपुलेशन गिरेगी, कम होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। बट अगर हमें लग रहा है कि इसकी पॉपुलेशन कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी, तब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। या इसकी पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, तब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। वेरी गुड। और नॉट गिवन कब आएगा? जब हमें पता ही नहीं है कि इसकी फ्यूचर में पॉपुलेशन के साथ क्या होगा, या हमने कोई ऐसी भविष्यवाणी की ही नहीं है। तो देखते हैं हम इसका आंसर। Okay, in the more recent year, African manatee decline has been tied to incidental capture in fishing nets and hunting. Manatee hunting is now illegal in every country the African species is found in. तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, जैसे इजी यूज किया है, यहाँ पे भी इजी यूज किया, तो हमारा तो क्वेश्चन का कोई लिंक ही नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ ये लिखा क्या हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि जो अफ्रीकन मैंटी है ना, जो हाल फिलहाल में इसकी जो पॉपुलेशन कम हो रही है, तो इसको किसके साथ टाई किया जा रहा है, किसके साथ इसका संबंध निकल कर आ रहा है? जो वो फिशिंग नेट्स हैं, मछली पकड़ने वाले जो जाल है ना, वो उनमें गलती से फंस जाते हैं। और जो मैंटी की हंटिंग है ना, वो जिस भी कंट्री में अफ्रीकन स्पीशीज की मैंटी मिल रही है, सभी में हमने इलीगल की हुई है, बट फ्यूचर की भी कोई बात नहीं हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। The two subspecies of African manatee are listed as endangered by the IUCN. Both are expected to undergo a decline of 20% over the next 40 years. तो हमारी लोकेशन ये होनी चाहिए। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक लेके चलूंगा एक बार, तो आपको पता लग जाए कि वेस्ट इंडियन मैंटी की बात हो रही है, और आपके पास रफली 10 सेकंड से बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए। ओके, टाइम्स अप।
पहले मैं इसका चलो आंसर लिख देता हूँ, फिर बताऊंगा इसका आंसर। इसका आंसर है ट्रू। मुझे उम्मीद है आप सभी को मिल गया, ट्रू पता लग गया होगा, बट नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बताऊंगा इसका आंसर ट्रू क्यों आएगा। तो अगेन हमने जैसे क्वेश्चन में देखा था कि पॉपुलेशन फ्यूचर में क्या होगी, फॉल करेगी, गिरेगी। तो इसमें बोथ, अब इसमें बोथ लिखा हुआ है। अब बोथ किसको रेफर कर रहा है, वेस्ट इंडियन की जो 2 सब स्पीशीज है वेस्ट इंडियन की मैंटीज की। बोथ आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड। अगेन अब एक्सपेक्टेड आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन टास्क वन का भी वर्ड है। टास्क वन में आप यूज कर सकते हो एकेडमिक में, जब आपने फ्यूचर लैंग्वेज लिखनी होती है, इज एक्सपेक्टेड टू, इज प्रिडिक्टेड टू, ऐसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो वही वाली चीज है। बोथ है ना वो एक्सपेक्टेड है टू अंडरगो अ डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। अब फॉल और डिक्लाइन क्या हो जाएंगे, सेम ही चीज है ना, सिनोनिम्स हो गई ये। ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, कमिंग डेकेड, जैसे हमने बात की थी, एक डेकेड में कितने साल होते हैं, 10, और यहाँ पर एस लगा हुआ है मतलब प्लूरल है, तो कम से कम 20 साल की बात तो करेंगे करेंगे। तो ये 40 ईयर्स मतलब 4 डेकेड्स हो गए। होपफुली क्लियर होगा, तो मैं इसको पूरे को मार्क कर देता हूँ। तो ये आपकी लोकेशन है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 12। द रिस्क टू मैंटीज फ्रॉम इंटेंगलमेंट एंड प्लास्टिक कंजम्पशन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द पीरियड 2009 एंड 2020। सो क्वेश्चन कह रहा है जो रिस्क है ना जो मैंटीज फेस कर रहे हैं, और एक तो इंटेंगलमेंट मतलब जो जाल में फंस जाते हैं, और दूसरा जो वो प्लास्टिक को खा रहे हैं, लाइक प्लास्टिक के स्ट्रॉज, प्लास्टिक पॉलीथीन, कुछ भी प्लास्टिक का जो सामान समुद्र में डंप किया जा रहा और वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज हो गया हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया हो गया है। कौन से सालों में, 2009 से लेके 2020 तक। मतलब जितनी वैल्यू 2009 में थी उससे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हुई है 2020 तक आते आते। फॉर एग्जाम्पल अगर टास्क वन जैसे आपने किया होगा, जैसे टास्क वन आप लाइन ग्राफ कर रहे हो, अगर 2009 में वैल्यू इसकी 10% है, तो 2020 में आते आते इसकी वैल्यू 30, 40, 50% तक होगी तो इंक्रीज होगी ये सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। फॉल्स कब आएगा, दो ऑप्शन अगेन, या तो वैल्यू कम होगी या वैल्यू सेम रहेगी। और नॉट गिवन कब आएगा, जब हमें पता ही नहीं कि वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है या सेम रही है। क्लियर। चलिए देखते हैं पैराग्राफ में क्या गिवन है हमें। A review of almost 1800 cases of entanglement in fishing nets and of plastic consumption, ये हमारे keywords हो गए, among marine mammals in US waters from 2009 to 2020 found that at least 700 cases involved mantees. The chief cause of death in Florida mantees, चलिए तो अलग हो गया। तो हमें बताया गया कि 1800 केसेस थे और हमें 700 इनके मिले हैं। तो आपके पास ये लोकेशन रही आपकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लोकेशन है, और आपके पास रफली 10 सेकेंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए कि इसका आंसर क्या आएगा। तब तक मैं इसकी लोकेशन मार्क कर रहा हूँ एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब मैं इसका आंसर मार्क करने वाला हूँ। अगर आपको और समय चाहिए तो आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, एंड जब आप आंसर के साथ तैयार हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए। इसका आंसर आएगा नॉट गिवन। आई होप आप सभी को पता लग गया होगा, बट इफ नॉट डोंट वरी, मैं बताऊंगा। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हमारे पास हमने कितने केसेस को रिव्यू करना होता है, किस जांच पड़ताल करना है ना, कितनों को देखा ध्यान से, कितने केसेस को रिव्यू किया, 1800, ऑलमोस्ट लगभग 1800 केसेस को रिव्यू किया, जो किसके साथ संबंधित थे, एक तो इंटेंगलमेंट के साथ और प्लास्टिक कंजम्पशन के साथ, जो यूएस वाटर्स में मिल रही थी हमें मैरीन।
और उनमें से 1800 में से 700 केसेस किसके निकले? मैंटीज। इसका मतलब जो बाकी 1100 केसेस है ना, जो 2009 से लेके 2020 तक के बाकी रफली जो 1100 केसेस बचे हैं, वो कोई और जानवरों के, लाइक शार्क्स के हो सकते हैं, वेल्स के हो सकते हैं, डॉल्फिन्स के हो सकते हैं, ओक्रास के हो सकते हैं, अलग अलग और जो सी एनिमल्स हैं उनके हो सकते हैं। बट आउट ऑफ दीज 1800 और ऑलमोस्ट 1800 केसेस, 700 केसेस मैंटीज पकड़ी गई थी, उन्होंने कंजम्पशन की थी प्लास्टिक की। बाकी 1100 केसेस बाकी जानवरों के थे। बट जो मैंटीज का नंबर है, जो ये 700 है, ये 2009 से लेके 2020 तक ये केसेस में इंक्रीज आया था। लाइक पहले साल 10 से, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए, ऐसे नंबर बढ़ रहा था हर साल। क्योंकि टोटल केसेस कितने थे हमारे पास 2009 से लेके 2020 तक? 1800। ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, नॉट ऑफ 1 ईयर। ये हमारे टोटल केसेस हैं 2009 से लेके 2020 तक। इन 11 सालों में हमारे पास 1800 केस आए हैं। और इन 11 ही सालों में 1800 केसेस में से 700 केसेस किसके हैं? मैंटीज के। मतलब इन 11 सालों में 700 केस किसके आए हैं? मैंटीज के। बट जो ये 700 एक नंबर है हमारे पास, ये नंबर कम हो रहा था या ये नंबर बढ़ के मिला? लाइक पहले साल 10 केसेस थे, फिर अगले साल 20 हुए, अगले साल जैसे टोटल कितने हो गए? पहले साल 10 थे, अगले साल 20, कितने हो गए? 30, है ना। फिर अगले साल 50, कितने हो गए? 80। फिर अगले साल फिर 20, 100, अगले साल फिर 50, 150। ऐसे केसेस के नंबर बढ़ रहा था, कम हो रहा था, क्या हो रहा था वो हमें नहीं पता। कि ये 700 केस हमें इंक्रीज होके वैल्यू मिली है, या पहले साल 200 थे, फिर 70 रह गए, फिर 50 रह गए लगातार, फिर 10 रह गए, या कम हो रहे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। हमें टोटल नंबर ऑफ केस पता है, उनकी गिनती बढ़ी है साल दर साल या उनकी गिनती कम हुई है साल दर साल, वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। There is some legislation in place which aims to reduce the likelihood of boat strikes on manatees in Florida. So legislation का मतलब क्या होता है गाइस? कानून। मतलब हमने कोई कानून इन प्लेस मतलब बनाया हुआ है, जिसका मकसद है कि हमने रिड्यूस करना है, इसको रिड्यूस करना है लाइक्लीहुड ऑफ बोट स्ट्राइक्स। कि जो हम बोट्स, जो नाव, जो किश्तियाँ चला रहे हैं ना, उससे मैंटीज टकरा रही हैं, उनको हमने कम करना है फ्लोरिडा में। ताकि जो मैंटीज से और किश्तियाँ टकराने के जो इंसिडेंट्स आते हैं ना, जितने मतलब वो केसेस निकल के आते हैं मैंटीज और जो नाव चला रहे हैं लोग समुद्र में उसके टकराने के, उन केसेस को हमने क्या करना है? रिड्यूस करने के लिए कुछ कानून बनाया हुआ है। अगर ऐसा कोई कानून बनाया हुआ है, हो सकता है वहाँ कानून को एक्सप्लेन किया हो कि वहाँ पर बोट्स चलाना मना है, या वहाँ पर सिर्फ इतनी बोट्स जाएंगी, उससे ज़्यादा बोट्स, कुछ भी हो सकता है कानून। अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया ताकि हम वो जो बोट स्ट्राइक्स हैं उनको कम कर सकें, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। अगर हमें ऐसा कोई पता ही नहीं कि कानून बनाया गया है या कानून नहीं बनाया गया, हमें क्लियरली बताया ही नहीं गया है कुछ ऐसा, तो आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। गुड। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। द चीफ कॉज ऑफ डेथ इन फ्लोरिडा मैंटीज इज बोट स्ट्राइक्स। तो हमारा बोट स्ट्राइक्स के ऊपर कुछ आ गया, फ्लोरिडा मैंटीज के बारे में आ रहा है। हाउएवर, sorry about that. However, laws in certain parts of Florida now limit boat speeds during winter, allowing slow-moving manatees more time to respond. तो हालांकि हमें कुछ किया हुआ है, तो अब मुझे बताइए ये हमारा रहा लोकेशन, इसका आंसर क्या आएगा? और आपके पास 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ। इसका आंसर है ट्रू। और एक बार मुझे मार्क कर लेने दीजिए। चलिए पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं मार्क कर लूँगा।
तो कोई है लेजिस्लेशन, ऐसा कोई कानून बनाया क्या यहाँ पर किसी पैरा इस सेंटेंस में कि हम उनको बचा सकें बोर्ड स्ट्राइक से? जी, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउएवर laws in certain parts of Florida now limit boat speeds during winter, जिससे कि उनको अलाउ कर सकते हैं, मतलब उनको हेल्प मिल सकती है, स्लो मूविंग मैंटीज को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि वो आराम से आ रही होंगी बोट्स, तो वो उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मूव करने के लिए, साइड में हटने के लिए, ताकि वो बोट से ना टकराए। तो यस, वो कानून बनाया। क्लियर? तो इस तरह से आपको सॉल्व करनी चाहिए अपनी रीडिंग। तो ये हमारा एक लाइक एफर्ट है हिंदी में समझाने का। एंड अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो यू कैन गो टू अवर वीडियो सेक्शन, उसमें आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी ये सभी वीडियोस। तो अगर आपको इस तरह से और वीडियोस चाहिए हिंदी में, जिसमें मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ हिंदी में कि इसका आंसर क्यों आ रहा है, और आपको वर्ड्स का साथ साथ मीनिंग भी बताता रहूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम ऐसी और वीडियोस को अपलोड कर सकें। एंड अगर आप राइटिंग एंड स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, आपके 7 बैंड्स नहीं आ रहे हैं, आप 6 या 6.5 पर अटके हुए हैं, बहुत सारे अटैम्प्ट देने के बावजूद भी आपके 7 या उससे ज़्यादा बैंड नहीं बन पा रहे हैं, तो आप हमारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। वो उस कोर्स में हमने इन डेप्थ आपको बताया कि राइटिंग एंड और स्पीकिंग में 7 या 7 से ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एग्जामिनर 7 बैंड में 7 बैंड के लिए क्या चेक कर रही हैं, आप अगर ये गलतियाँ कौन सी गलतियाँ हैं आपकी जो आपको 7 से रोक रही हैं, एंड उसमें सभी तरह के कॉमन मिस्टेक्स को कवर करने में हमने कोशिश की हुई है। एंड दैट कोर्स, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो भी चुका है पहले। सो वी हैव हेल्प्ड लाइक numerous students, countless students to get band 7 और more in their writing and or speaking। एंड अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में छोड़ दूंगा, आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।